हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज से हम स्टार्ट करेंगे जो आपके एस.पी. बख्शी सर हैं उनकी बहुत ही फेमस बुक ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश के इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इडियम्स और फ्रेजेस आखिरकार होते क्या हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने दे रखा है, देखिए व्हाट इज़ इडियम्स। इडियम्स क्या होते हैं, तो इसका आंसर क्या है, देखिए idioms are expressions that mean something different from what the word actually says। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए जो idioms होते हैं ये आपके एक तरीके से मुहावरे होते हैं। जैसे आप हिंदी में मुहावरे बोलते हैं ना कुछ, है ना, जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना, ये सब चीज़ें मुहावरे होते हैं, है ना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वही आपका जो इंग्लिश में अगर कहा जाएगा उन्हें, तो वो उन्हें क्या कहा जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस कहा जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इडियम्स क्या होते हैं, समझ लेते हैं कि मुहावरे वे अभिव्यक्तियाँ हैं, अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशंस, है ना, मतलब जो हम कह रहे हैं जिनका अर्थ क्या है, जिनका अर्थ वास्तव में जो लिखा होता है। जैसे मानिए कोई कुछ भी आपका इडियम्स लिखा हुआ है ना, लेकिन उसका मेन अर्थ वो नहीं होता जो लिखा होता है, उसका अर्थ कुछ और होता है। जैसे आपका एक इडियम है ऑल इन ऑल, है ना, ऑल इन ऑल से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन जब इसको हम इडियम एंड फ्रेजेस के रूप में देखेंगे तो उसका मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसी तरीके से वो यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है, क्या कर रहा है कि मुहावरे एक अभिव्यक्तियाँ होती हैं जिनका अर्थ वास्तव में जो शब्द कहता है, मतलब ऑल इन ऑल, ठीक है, वो नहीं होता, उससे कुछ अलग हटके होता है। जैसे हिंदी में देख लीजिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो क्या वाकई में आंगन टेढ़ा होता है? नहीं होता, उसका मतलब कहने का कुछ और होता है ना, वो कुछ और उस मुहावरे से कहना चाहता है, वही आपका क्या हो गया, इडियम्स हो गया। क्या, एक बार और देख लेते हैं कि मुहावरे वे अभिव्यक्तियाँ हैं जिनका वास्तव में शब्द जो कहता है उससे कुछ अलग ही मीन्स होता है। ठीक, आई होप इडियम्स क्लियर हुआ हो। और देख लेते हैं फ्रेजेस क्या होते हैं। देखिए व्हाट इज़ फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं, और फ्रेजेस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेजेस एक शब्दों का क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड यानी शब्दों का समूह होता है। दैट वर्क्स टुगेदर इन अ सेंटेंस, जो एक सेंटेंस में एक साथ काम करता है, ठीक है, बट लेकिन डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें कोई भी कर्ता या क्रिया नहीं होता। ठीक है, क्या होता है फ्रेजेस, एक मतलब एक वाक्यांश होता है, एक वाक्यांश मतलब वाक्य है पूरा, उसका एक छोटा सा अंश क्या कहलाएगा, फ्रेजेस कहलाएगा। ठीक, और इस फ्रेजेस में क्या होता है, ये एक फ्रेजेस होता है जो एक शब्दों का समूह होता है, लेकिन इसमें क्या चीज़ अवेलेबल नहीं होती, इसमें ना ही कर्ता होता और ना ही क्या होती है, क्रिया होती है। ठीक, आई होप समझ में आया हो कि इडियम्स क्या होते हैं और फ्रेजेस क्या होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एस.पी. बख्शी साहब की जो बुक है उसमें आपका सबसे पहले ए लेटर के दे रखे हैं इडियम फ्रेजेस, देन इसी तरीके से पूरा जेड तक दे रखे हैं, और उसी की तरह उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और हम करेंगे। ठीक, सबसे पहला क्या दे रखा है इसमें, सॉरी हाँ, सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें, देखते हैं। एट वंस विट्स एंड, देखिए विट्स होती है आपकी बुद्धि, क्या होती है, बुद्धि। ठीक है, अब बुद्धि का ख़त्म हो जाना यानी कि क्या कहना चाह रहा है हमसे, ये इडियम्स क्या कहना चाह रहा है, बुद्धि ख़त्म हो गई, तो क्या वाकई बुद्धि ख़त्म हो गई, इसका मतलब वो चीज़ नहीं है जो लिखा है। इसका मीन्स होता है परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड यानी कि हैरान रह जाना, या कंफ्यूज्ड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज्ड हो जाना किसी चीज़ को लेकर। जैसे मानिए कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप शॉपिंग के लिए गए, ठीक है, शॉपिंग के लिए जब आप वहाँ पे गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद आ गई, बहुत सारी चीज़ें पसंद आ गई, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये लूँ ये लूँ ये लूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या लूँ, है ना। या फिर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख गई रास्ते में कि आप उसे देख के हैरान हो रहे हैं कि भैया ये क्या हो रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही क्या होता है आपका एट वंस विट्स एंड। ठीक, आप इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, Sohan was at his wits' end to find that his younger brother has taken poison। देखिए, सोहन यह जानकर हैरान रह गया कि उसके छोटे भाई ने क्या खा लिया है, जहर खा लिया है। देखिए यहाँ पे आपको ये इमेज भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है, ये हैरान खड़ा है यहाँ पे, क्यों क्यों हैरान है, क्यों परेशान है, क्यों उसका दिमाग ने उसके काम करना बंद कर दिया है, क्यों वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज है, भाई क्या करूँ, एकदम को ऐसा होता है ना कि एकदम एक सिचुएशन ऐसी होती है कि आपका माइंड बिल्कुल शून्य हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या करे और क्या ना करे, सिचुएशन में क्या करना चाहिए सिचुएशन में। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे इमेज भी लगा रखी ताकि और अच्छे से सब चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक, आई होप समझ में आया हो। और देखते हैं सेकेंड नंबर का क्या है। देखिए,
एट वंस फिंगर टिप्स, देखिए एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है उंगलियों पे ही सब कुछ मतलब रटा होना, सब कुछ याद होना, पूर्ण ज्ञान होना। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कंप्लीट नॉलेज, यानी आपको किसी चीज़ की अगर कंप्लीट नॉलेज है तो हम इजीली कह सकते हैं कि आप वो तो भैया वो चीज़ तो अच्छे से याद है, उसको तो उंगलियों में रटी पड़ी है वो सारी चीज़ें। जैसे मानिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक? क्या चीज़? देखिए कोई आपसे कहता है कि भैया ये बता दो, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा कठिन शब्द है, ये कैसे पता होगा, ये तो बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ है। बोले नहीं, मुझे तो उंगलियों पे रटा पड़ा है सब कुछ। बोले अच्छा, तुम्हारी फिंगर टिप्स पे है सब कुछ, तो मतलब आपको पूरा ज्ञान है उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में। वही आपका क्या हो गया? कंप्लीट नॉलेज, यानी कि एट वंस फिंगर टिप्स, कि आपको किसी चीज़ का क्या है? पूर्ण ज्ञान है। एसपी बख्शी की जो बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए मैं वही एग्जाम्पल ले रही हूँ, वही सारी चीज़ ले रही हूँ जो बुक में है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि इससे आपकी जो बुक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, है ना, और आपको अच्छे से ये बुक पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ऑल द रूल्स ऑफ सिंथेसिस आर एट हिज फिंगर टिप्स, सिंथेसिस के सभी नियम उसकी उंगलियों पर है, उसको सारे रूल्स आते हैं। वो सोते मतलब सोते में भी बोल सकता है कि भाई सुनाओ, तो वो सुना सकता है फटाफट फटाफट फटाफट। देखिए जैसे यहाँ पे छोटी सी बच्ची है, इसको सारी जो बुक है पूरी नॉलेज है इसकी, ठीक है, सब उसको समझ में आ रहा है, सब उसे पता है। वही क्या हो गया आपका? एट वंस फिंगर टिप्स, कि उसको उंगलियों पे सारी चीज़ें याद हैं। ओके, आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर का, एट द स्पर्स ऑफ द मूवमेंट। एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट का मतलब होता है विदाउट डिले, यानी कि बिना देर किए। जब हम फटाफट से, बहुत ही तेजी से, इसको हम तेजी भी कह सकते हैं, ठीक है। स्पर का मीन्स क्या होता है? तेजी, क्या? तेजी, ठीक है। जब हम किसी चीज़ का जवाब या कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी चीज़ बहुत ही फटाफट कर देते हैं तुरंत, है ना, तो वही क्या होता है? एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। मानिए कोई चीज़ आप में किसी में बहस हो रही है और आपने उठा के फटाफट से गुस्से में आके क्या किया, पास में एक चेयर रखी थी, उसे लेके गुस्से में पटक दिया, बहुत ही तेज़ी से ये हुआ। वो जो गर्माहट थी वो उस माहौल की गर्माहट थी। या फिर आप किसी इंटरव्यू में गए, देखिए यहाँ पे मैंने ये इमेज लगा रखी है, जैसा आप गए किसी इंटरव्यू में और वहाँ पे देखिए 3 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3, ठीक है, आप सामने बैठे हुए हैं। आप ये फटाफट जैसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको तुरंत आंसर देना है। अगर आप ये बोले इनसे कि रुक जाओ यार ज़रा सोचना दो, ये याद नहीं आ रहा, तो कहेंगे यार हटाओ, ख़त्म करो इसे, है ना, इसका इंटरव्यू ख़त्म, ठीक। तो इंटरव्यू में भी क्या होता है, आपको फटाफट से तेज़ी से जवाब देना होता है। वो जो मूवमेंट होता है वो आपको दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा आप कैपेबल हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है, या किसी भी चीज़ के लिए ये जो है आपका इडियम्स काम कर जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं जो बुक में दे रखा है। इन एन इंटरव्यू, इंटरव्यू में वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। देखिए वही चीज़ आ गई जो मैंने भी आपको समझाई थी कि एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में हमें तुरंत उत्तर देना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए, सोचते नहीं रहना चाहिए कि नहीं आपने क्या सवाल किया, दोबारा बोलना, मैं समझ नहीं पाया, या फिर मैं एकदम, आपका माइंड एकदम शार्प होना चाहिए और फटाफट से जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका तुरंत आंसर या रिप्लाई आप करेंगे। ओके, आई होप ये वाला इडियम्स भी क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल इन ऑल। देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ शुरुआत में। ऑल इन ऑल का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण। देखिए जैसे मानिए, देखिए यहाँ पे इमेज दे रखी है, फैमिली है, ठीक है। फैमिली में ये 3 बच्चे हैं इसके, 1 2 3, लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा है वो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे एज ही वॉज द ओनली सन इन द बिग फैमिली। देखिए वही इमेज मैंने लगाई है कि चूंकि वह एक बड़े परिवार में इकलौता बेटा था, ठीक है। ही वॉज ऑल इन हिज फैमिली। यहाँ तो देखिए 3 4 हैं, ठीक है। अगर मानिए कोई बहुत बड़ा परिवार है, वहाँ पे केवल इकलौता बेटा है, तो वो अपने परिवार के लिए क्या होता है, ऑल इन ऑल होता है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है, ठीक है। वही आपका क्या चीज़ क्लियर हो गई, ऑल इन ऑल, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एट क्लोज क्वार्टर्स। अब ये दूसरे वाले क्वार्टर्स नहीं है, इसको समझेंगे। इसका मतलब होता है क्लोज एग्जामिनेशन, यानी किसी चीज़ की बारीकी से जांच करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स प्रूव्ड सेल्फिश एट क्लोज क्वार्टर्स, मतलब बारीकी से जांच करने पर कई मित्र क्या निकले भाई, स्वार्थी निकले। ऐसा होता है ना कि भाई मुंह पे तो बोलते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, कभी भी काम आ जाएंगे, आधी रात को भी बुलाओगे तो हाजिर हैं, लेकिन जब रियल में उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या हो जाते हैं,
पीछे हट जाते हैं, ठीक है। जब आपने किसी चीज़ की बारीकी से जांच करी या बारीकी से उसे परखा, तो आपने क्या पाया, भाई ये तो वैसा है ही नहीं जैसा हमसे प्रॉमिस करता था। देखिए मैंने यहाँ पे इमेज भी लगाई हुई है। क्या कर रहा है, ये तो उसके बेचारे फीते बांध रहा है, ठीक है, शूज़ के फीते बांध रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, पीठ पीछे खंजर भौंक रहा है। क्या है, ये सेल्फिश फ्रेंड है। नंबर 6 है एप्पल पाई ऑर्डर। ये एप्पल पाई ऑर्डर क्या होता है? देखिए, जब कोई चीज़ एकदम व्यवस्थित क्रम में रखी जाती है, बिल्कुल व्यवस्था से रखी जाती है, वही हो गया आपका क्या, एप्पल पाई ऑर्डर। देखिए जैसे यहाँ पे ये बुक है, बुक एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से रखी हुई है, ठीक है, बिल्कुल सेट रखी हुई है। जैसे आप लोग कभी किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे एंटर करने के बाद कि एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से बेड शीट है ना, बढ़िया तरीके से पिलो रखे होते हैं, बिल्कुल सेट होते हैं, सब टॉवल सोप वगैरह बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट आपको करके वो रूम देते हैं, तब आप लोग एंटर करते हैं, है ना। वही हो गया क्या, आपका एप्पल पाई ऑर्डर, जिसका मीन्स क्या होता है, क्या अर्थ होता है, इन परफेक्ट ऑर्डर, बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में रखी हुई चीज़ क्या होगी आपकी, एप्पल पाई ऑर्डर। हिंदी में बोलते हैं बिल्कुल सही क्रम में, ठीक। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, On the eve of inspection, everything was kept in apple pie order. इंस्पेक्शन के दिन क्या था, बिल्कुल मतलब जो हर एक चीज़ थी बिल्कुल सही तरीके से रखी गई थी, है ना। अब जैसे मानिए कहीं इंस्पेक्शन होने वाला हो, ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने हिंदी में लिखा हुआ भी है, निरीक्षण की पूर्व की संध्या पर सब कुछ बिल्कुल सही क्रम में रखा गया था। मानिए कहीं कुछ इंस्पेक्शन हो रहा हो, कोई निरीक्षण हो रहा हो, तो क्या करते हैं, फटाफट फटाफट सब सेट कर देते हैं कि चलो अब क्या करें, हम बिल्कुल सेट कर दें ताकि निरीक्षण में अच्छा लगे, अच्छा दिखे। ओके, आई होप समझ में आ गया हो, क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एवर बोर्ड। एवर बोर्ड क्या होता है, एवर बोर्ड मीन्स होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या होता है, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, और स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि सीधा आचरण वाला, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज एवर बोर्ड कंडक्ट। वह अपने ईमानदार और सीधे आचरण के लिए जाने जाते हैं। क्या हो गया एवर बोर्ड का मतलब, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगा रखी है, क्या कि लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो, ये चित्र देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 8। नंबर 8 है एवर ऑल। एवर ऑल का मीन्स क्या होता है, बिफोर एवरीथिंग एल्स, मतलब बाकी सब चीज़ों से पहले। जैसे होता है ना, आप किसी को प्रायोरिटी देते हैं, हाँ, कहते हैं कि भाई तुम मेरे लिए सबसे पहले हो, वही हो गया क्या, एवर ऑल, सबसे ऊपर। एवर यानी कि एवर तो हो ही गया, ऑल मतलब सबसे ऊपर, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवर ऑल ही इज ब्लंट एंड डेयर डेविल। क्या मतलब, बाकी सब चीज़ों से पहले वह स्पष्टवादी और साहसी है, ठीक। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगा रखी है, क्या कह रहा है, एवर ऑल एल्स गार्ड योर हार्ट फॉर एवरीथिंग यू डू फ्लोज फ्रॉम इट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 9, एज फिट एज अ फिडल। देखिए फिडल क्या होता है, फिडल इसे क्या बोलते हैं, ये जो सारंगी टाइप होते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, फिडल, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, एज फिट मतलब बिल्कुल फिट है, ये फिडल फिट है, एज फिट एज अ फिडल, मतलब एकदम फिडल ये जो है इसकी तरह बिल्कुल एकदम फिट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी मतलब मजबूत और स्वस्थ, क्या, मजबूत और स्वस्थ होना चाहिए, बिल्कुल किसकी तरह, फिडल की तरह। अब मतलब इसका तो समझ में आ ही गया कि एज फिट एज ए फिडल मतलब एक फिडल की तरह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होना चाहिए। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड नाउ ही इज़ अ फिट एज अ फिडल मतलब वो बिल्कुल रिकवर होके आया अपनी बीमारी से, अब वो बिल्कुल ऐसा है, फिट है जैसे कि मानो एक सारंगी, एक फिडल। वह बीमारी से उबर चुका है और वह बिल्कुल फिट है, किसकी तरह, इस सारंगी की तरह। ओके, देखिए बढ़िया है ना इसकी कमर, पतली कमर। चलो आगे देखते हैं। नंबर 10। नंबर 10 क्या कहता है, एट रैंडम। एट रैंडम मीन्स होता है एमलेसली, यानी बिना किसी उद्देश्य के। जब हम बिना किसी उद्देश्य के, मानिए वो होता है ना एक अंधेरे में तीर मारना, जैसे कुछ आप करते जा रहे हैं लेकिन आपके जीवन का कुछ एम नहीं है, कुछ लक्ष्य नहीं है, बिना किसी उद्देश्य के आप बस चले ही जा रहे हैं, वही हो गया क्या, एमलेसली एट रैंडम। रैंडम मीन्स भी ऐसे होता है कि बस कहीं भी रैंडमली आप चलो मतलब कुछ करो, कोई आपका मेन वो नहीं है पॉइंट कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या एम है आपका, मतलब कुछ भी ऐसे ही उठा लिया या कुछ भी ऐसे सोच लिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल, द मिलिटेंट फायर्ड एट रैंडम किलिंग अ लॉट ऑफ इनोसेंट पर्सन। देखिए मिलिटेंट बोलते हैं आपके गुरुवादी, है ना,
उग्रवादियों ने बिना किसी उद्देश्य क्या किया, गोलीबारी कर दी और उससे क्या हुआ, निर्दोष लोगों को मार डाला, बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार डाला। आपने देखा भी होगा कई सारी मूवीज़ में और बहुत सी जगह और रियल में भी कि क्या होता है कि जो उग्रवादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो क्या करते हैं, बस रैंडमली गोली चलाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कौन मर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मतलब बस वो चला देते हैं गोली, कोई भी मरे उनकी भला से, बिना किसी उद्देश्य के। उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका उद्देश्य पर्टिकुलर उद्देश्य होता है क्या कोई, कि नहीं इसी को मारना है, नहीं, वो बिल्कुल चला देते हैं रैंडमली, और क्या होता है, बहुत से लोग जो इनोसेंट लोग होते हैं वो मर जाते हैं। देखिए ये सब लोग आंख बंद करे हुए हैं ना, बस आंख बंद करके चले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, रैंडमली चले जा रहे हैं, कहीं भी पहुंच जाए। ठीक, 11 नंबर क्या है हमारा, देखिए एट अ लूज एंड, इसका मीन्स होता है अनऑक्यूपाइड या आइडियल। आइडियल मीन्स होता है आलसी, और अनऑक्यूपाइड हो गया आपका निठल्ला, जिसको कोई काम ना हो। ठीक, जैसे ये महाशय पड़े हुए हैं, आराम से चिप्स खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आलसियों की तरह बिल्कुल पड़े हुए हैं, साफ पता चल रहा है कितने बड़े ये क्या हैं, आलसी हैं। ठीक है, वही क्या हो गया आपका एट अ लूज एंड। ठीक, अब देखिए क्या है एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ अ डेज ही इज़ एट अ लूज एंड बिकॉज ही हैज़ वोन्ड अप हिज बिजनेस। देखिए बिजनेस में क्या हो गया, उसे कुछ घाटा हो गया, और जिसकी वजह से क्या हो गया, वो आजकल संकट में और ऐसे ही पड़ा हुआ है, निठल्ला पड़ा हुआ है, मतलब उसके पास कोई काम नहीं है। आजकल वह संकट में है, क्यों, क्योंकि उसका व्यवसाय क्या हो गया, बिल्कुल चौपट हो गया, बिल्कुल निठल्ला पड़ा हुआ है वो इस समय। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर का, क्या है, एट लॉगर्स हेड। क्या है, एट लॉगर्स हेड, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है टू बी एट स्ट्राइफ, टू बी एट स्ट्राइफ। ओके, और इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं झगड़ालू या सिर फसाना। देखिए जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो वो क्या कर रहे होते हैं, शरीर तो बढ़ा रहे होते हैं, कहते हैं ना यार मुझे तुमसे अपना दिमाग नहीं मारना। दिमाग के वास्तव में मारते हो, ऐसे दिमाग माथे से माथा टकराते हो क्या, नहीं ना, सीधे बोलते हैं अरे तुम रहने दो यार, मुझे तुमसे दिमाग नहीं मारना। क्यों, क्योंकि वो पता है झगड़ालू प्रवृत्ति का है ना। तो क्या हो गया, एट लॉगर्स हेड, यानी कि टू बी एट स्ट्राइफ, झगड़ालू या सिर फसाना। आप इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पार्टनर ऑफ आवर फर्म आर एट लॉगर्स हेड दीज डेज, मतलब हमारी फर्म के जो साझेदार हैं, जो पार्टनर्स हैं, इन दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में ही भिड़े हुए हैं, आपस में ही क्या कर रहे हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं। देखिए जैसे ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं ना, ऐसे ही वो भी झगड़ा कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर का, एट ऑड्स। एट ऑड्स का मतलब होता है इन डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब बताइए, जो विवाद होता है, लड़ाई होती है, मतभेद होते हैं, वही क्या हो गया आपका डिस्प्यूट हो गया। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी चयन प्रक्रिया को लेकर समूह के सदस्यों में मतभेद था। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और क्या हो रहा है, आपस में ही इनसे क्या हो रहा है, आपस में ही तू तू मैं हो रही है, विवाद हो रहा है, मतभेद हो रहा है। ठीक है, ये कुछ कह रहे हैं अंकल जी, ये कुछ कह रहे हैं अंकल जी, वही क्या हो गया, एट ऑड्स। ओके, आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 14। नंबर 14 क्या है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। मोस्टली सबको पता ही होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड किसे बोलते हैं, कॉज ऑफ क्वेरल, यानी झगड़े का कारण। ठीक, जो भी झगड़े का कारण होता है, जैसे रुपया, पैसा, दौलत, ज़मीन, जायदाद, क्या होता है, झगड़े का कारण ही होता है। और वैसे भी झगड़े के जो कारण होते हैं बहुत सारे होते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है इसका एग्जाम्पल, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू सिस्टर। पैतृक संपत्ति क्या है, दोनों बहनों के बीच कलह का क्या है कारण। अब देखिए जैसे ये मकान है और ये मकान के पीछे दो भाई लड़ रहे हैं, है ना, क्या हो गया, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई, मकान हो गया, इन सब चीज़ों के पीछे झगड़े का कारण क्या है। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी झगड़े का कारण, कॉज ऑफ क्वेरल। ओके, आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर 15। नंबर 15 क्या कहता है, एट क्रॉस पर्पस, यानी हैव कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन, परस्पर विरोधी इरादे। जब किसी दो लोगों के जो इरादे हैं या जो कोई पर्पस है वो क्या होता है, बिल्कुल क्रॉस होता है। जैसे मानिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, अब ये कुछ कह रही हैं मैडम जी, और ये कह रहे हैं ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, ये कह रही है नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, बोले नहीं नहीं ये ऐसा सही नहीं रहेगा, ऐसा होना चाहिए। मतलब जो परस्पर विरोधी इरादे होते हैं या कुछ परस्पर विरोधी चीज़ होती है, वही यहाँ पर क्या हो गया, एट क्रॉस पर्पस। जब क्रॉस लग गया तो मतलब एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहे हैं, भाई साहब इधर जा रहे हैं और बहन जी इधर जा रही हैं। क्लियर करके बताती हूँ, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है,
इसका रूट ये है और इसका रूट ये है, क्या इधर भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल क्रॉस पर्पस है इनका दोनों का, इसलिए क्या हो रहा है आपस में थोड़े से ये टेंशन में भी दिखाई दे रहे हैं कि कह रही है सर में दर्द कर दिया, सुनी ना रहे बात को, ये कह रहे हैं कब तक भैया सर में दर्द करोगी, है ना। आप इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हाउ कैन देयर बी पीस इन देयर फैमिली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पस। देखिए एग्जाम्पल भी ऐसा ही है भाई, जैसे मैंने पिक्चर लगाई है कि क्या कि जब पति पत्नी एक दूसरे के विरोधी हों, मतलब एक दूसरे, भैया तुम्हारी ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही, हमें तुम्हारी ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही, तो उनके परिवार में शांति कैसे रह सकती है, रह ही नहीं सकती। तो क्या हो गया, ये एट क्रॉस पर्पस हो गया। वही आपको समझाना है कि एट क्रॉस पर्पस का मतलब क्या होता है, हैड कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन, जो कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन होती है वही हो गया क्या आपका एट क्रॉस पर्पस। आफ्टर वंस ओन हार्ट, क्या मतलब, टू वंस लाइकिंग, किसी की पसंद के अनुसार। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन दीपा met a man after her own heart she got married to him। क्या मतलब, जब दीपा को एक मनपसंद आदमी मिल गया तो उसने उससे क्या कर ली, शादी कर ली। ठीक है, मतलब जब हम हमारी पसंद के अनुसार हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो वही क्या चीज़ हो गई आपकी, आफ्टर वंस ओन हार्ट। देखिए दीपा ने पकड़ रखा है अपनी मनपसंद जो आदमी है उसका हाथ पकड़ रखा है ना, तो उसको उसका मनपसंद क्या मिल गया, आदमी मिल गया, तो उसने क्या कर ली, शादी कर ली। तो वही इसका मतलब है आफ्टर वंस ओन हार्ट, टू वंस लाइकिंग मतलब किसी को पसंद करना। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा 17 नंबर का, क्या है, एट द बॉटम ऑफ। क्या मतलब इसका, टू बी मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, मुख्य रूप से जिम्मेदार होना किसी चीज़ के लिए। जैसे होता है ना ऐसा, जैसे मानिए कोई काम बहुत अच्छा हो गया या फिर कोई काम बहुत बुरा हो गया, तो उसका आप क्या कहते हैं कि उसके जिम्मेदार तुम हो, भाई ये काम इतना बिगड़ गया उसके जिम्मेदार तुम हो। वही क्या हो गया आपका कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्या होना, मुख्य रूप से जिम्मेदार होना, एट द बॉटम ऑफ। एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से पता चल जाएगा। इट वॉज फाउंड लेटर दैट शानू वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल, यानी बाद में पता चला, क्या पता चला कि पूरे मामले में कौन जिम्मेदार था, शानू ही जिम्मेदार था, कि पूरे मामले का जिम्मेदार कौन था, शानू था। देखिए ये मान लीजिए ये लड़का जो है इसका नाम शानू है, ठीक है, और सब लोग इसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, उंगली कर रहे हैं भाई कि तुम इस बात के जिम्मेदार हो, तुम इस बात के जिम्मेदार हो, और बेचारा क्या कर रहा है, मुँह दिखाने लायक नहीं रहा है ना, अपना मुंह इसने छुपा लिया कि भाई एक तो मैंने ये काम किया, ऊपर से अगर वो बिगड़ गया तो उसको तुमने मेरे सर मर दिया, मैं ही इस बात का जिम्मेदार हूँ, बार बार ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर का, क्या कहता है, देखिए, एट अ लॉस, यानी टू बी अनेबल टू डिसाइड, निर्णय ना ले पाना, इसको क्या कहेंगे हम, निर्णय ना ले पाना। देखिए, आई एम एट अ लॉस टू नो व्हाट टू डू, मैं समझ नहीं पा रहा क्या कि मैं क्या करूं। देखिए कंफ्यूज है इंसान, वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं, है ना, क्या करूं समझ में ही नहीं आ रहा उसको, मतलब एट अ लॉस मतलब खो गया है, एट अ लॉस का मतलब खो गया है वो, कहीं उसका दिमाग कहीं और खो गया है, वो कुछ निर्णय लेने के लिए क्या है, अनेबल है, अनेबल टू डिसाइड, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। वही आ गया क्या आपका कि एट अ लॉस यानी खो जाना, दिमाग से बिल्कुल खो जाना, निर्णय ना ले पाना। आई होप समझ में आ रहा हो, क्लियर हो रहा हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर का, एट डैगर्स ड्रॉन। देखिए, टू हैव बिटर एनिमिटी, ठीक, यानी कटु शत्रुता रखना। देखिए ये क्या हो गया आपका, डैगर हो गया। ठीक है, अब ये मानिए जब कोई मानिए दो लोग, ठीक है, हाथ में डैगर लेके आ रहे हो, है ना, तो क्या लगता है वो वही मोहब्बत करने तो आएंगे नहीं। जैसे मानिए कोई दो लोग आपके बंदूक लेके आ रहे हैं, डंडा लेके आ रहे हैं लड़ने के लिए, तो वो मोहब्बत करने तो आएंगे नहीं, है ना, वो लड़ने के लिए तो आएंगे। तो क्या होता है, कटु शत्रुता रखना। देखिए डैगर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाथ में भाई दोनों लोगों ने डैगर पकड़ा हुआ है, तो क्या हो गया वो, कटु शत्रुता रखना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द क्वेरल बिटवीन द टू ब्रदर्स हैज़ ग्रोन मोर बिटर नाउ एंड दे आर एट डैगर्स ड्रॉन। क्या मतलब, दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा अब और भी ज़्यादा बढ़ गया है और उनमें क्या हो गई है, कड़वाहट आने वाली है, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसमें क्या होने वाला है, सुधरने के कोई चांसेस नहीं है, और बिल्कुल उन दोनों के रिश्तों में क्या आ गई है, कड़वाहट आ गई है, कड़वाहट अच्छे से घुल गई उन दोनों के रिश्ते में। ठीक है, तो वही क्या हो गया आपका, कटु शत्रुता रखना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एट लार्ज। एट लार्ज का मीन्स होता है एब्सकॉन्ड या टू कीप अनचेंड।
यानी भाग जाना या बंधन मुक्त रहना। अब देखिए जैसे ये डॉग है, ठीक है, अब क्या करते हैं, मोस्टली लोग इसे चैन में बांध के रखते हैं, लेकिन रात को क्या होता है, हम लोग इसे अनचेन कर देते हैं। टू कीप अनचेन मतलब बंधन मुक्त कर देते हैं। ऐसा नहीं केवल डॉग को ही, किसी को भी अनचेन कर देना मतलब बंधन मुक्त कर देना। एट लार्ज का मतलब क्या हो गया, एब्सकॉन्ड यानी कि भाग जाना या टू कीप अनचेन्ड, ठीक है। तो किसी को बंधन मुक्त कर देना या भाग जाना, वही क्या हो गया आपका एट लार्ज। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पीपल कीप देयर डॉग्स एट लार्ज एट नाइट। देखिए वही मैंने इसमें पिक्चर लगाई है, क्या कि लोग रात में अपने कुत्तों को जंजीरों से क्या रखते हैं, मुक्त रखते हैं। अब देखिए मानिए कोई रात को चोर आ गया है ना, फिर क्या होगा भाई, कुत्ता तो बंधा हुआ है ना, चोर और उसे चढ़ा चढ़ा के चोरी करके चला जाएगा, भाई तुम बंधे रहो भौंकते रहो, है ना। आप खुला है तो वो उस पर हमला भी कर सकता है। तो क्या हो गया, ये बंधन मुक्त हो गया उस समय रात को कुत्ता, जिससे क्या हो गया कि वो चोरों का पीछा भी कर सकता है और उस चोर को पकड़वा भी सकता है, ठीक है। तो वही क्या हो गया, टू कीप अनचेन्ड, यानी कि एट लार्ज का मीन्स क्या हो गया, टू कीप अनचेन्ड या एब्सकॉन्ड, ठीक है। देखिए भगा भी दिया इसने, भाग गया ये कुत्ते को देख के। ओके, नंबर 21 क्या है हमारा, ये है आपका एट सी, यानी सी तो सब लोग जानते हैं समुद्र होता है। अब ये मानिए समुद्र में आप बीचों बीच खड़े हुए हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी आपको एक मतलब एक ऐसा भी उम्मीद की किरण नहीं दिख रही कि कहीं से आपको रास्ता दिख जाए। तो आप क्या होते हैं, एकदम भ्रमित हो जाते हैं, एकदम घूम जाते हैं, चकरा जाते हैं। वही क्या हो गया आपका एट सी हो गया, भ्रमित व्यक्ति जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या है इसका मीन्स, देख लेते हैं, अप्लाइड टू अ पर्सन कंफ्यूज्ड, मतलब जो कंफ्यूज्ड पर्सन है उसी के लिए क्या लगता है, एट सी लग जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई सिस्टर इज़ क्वाइट एट सी इन मैथ्स, शी कैन नॉट सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। मेरी बहन गणित जो है उसमें काफ़ी उलझन में है, गणित में उसे अच्छे से गणित नहीं आती है, वह एक भी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। समस्या का समाधान मतलब एक भी गणित की प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर सकती, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है गणित को देख के। होता है ना कभी कभी लोगों के साथ गणित, क्या किसी के साथ साइंस में होता है, किसी के साथ किसी और सब्जेक्ट में होता है ना, कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो सब्जेक्ट में ही होता हो, लाइफ में भी लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी किसी डिसीजन को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर। देखिए ये पिक्चर भी मैंने लगाई है, क्या कि बेचारा जो व्यक्ति है ये बीच में समुद्र में फंस गया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ, पूरी तरीके से क्या है, कंफ्यूज्ड है। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर का, क्या है, एड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर। देखिए ये मोस्टली लोगों को पता होगा, इसका हिंदी में अर्थ होता है आग में घी डालना। जब मामला कुछ बिगड़ा हुआ होता है, उसको जब कुछ लोग और बिगाड़ना चाहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, आग में घी डाल देते हैं। जैसे कोई मानो किसी की बुराई कर रहा है, ठीक है, अब वो पहले से ही भड़का हुआ है, हाँ कोई बुराई कर रहा है कोई किसी से, अब कुछ लोगों ने आगे कहा हाँ अच्छा वो तो ऐसा भी था, उसने ऐसा भी किया था, ये भी था वो भी था, तो उसने और आग में घी डाल दिया, जो पहले से भड़का हुआ है उसे और भड़का दिया, वही क्या हो गया, आग में घी डालना, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ समझ लेते हैं, टू मेक मैटर वर्स, यानी जो मैटर है, जो भी कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक है, उसको और ज़्यादा क्या करना, बिगाड़ना, उसको बिल्कुल वर्स कर देना। मामले को बस से बदतर बनाने के लिए ये यूज़ होता है, बिल्कुल मामले को बस से बदतर कर देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द अटेम्प्ट टू सप्रेस द एजिटेशन ऑफ द स्टिकर्स ओनली एडेड फ्यूल टू द फ्लेम। क्या मतलब, स्टिकरों के आंदोलन को दबाने की कोशिश से क्या हुआ, मामला और ज़्यादा बिगड़ गया। अगर आंदोलन करने देते तो मामला हो सकता है संभल भी जाता, लेकिन उसको दबाने की कोशिश की गई तो क्या हुआ, वो और ज़्यादा उत्तेजित हो गए और ज़्यादा वो मामला बिगड़ गया। देखिए पिक्चर को भी देखिए, डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर, इसमें लिखा भी हुआ है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। वैसी पहले आग लग रही है, इसमें ये आदमी देखो और फ्यूल डाल रहा है ना, तो हमें भाई जलती हुई आग में पेट्रोल डालोगे या फ्यूल डालोगे तो वो तो और भड़केगी भाई, या फिर घी डालोगे तो और ही जलेगी वो, है ना। तो वही क्या होता है भाई, आग में घी नहीं डालना चाहिए। ये लड़की समझा भी रही है, देखो। नेक्स्ट देख लेते हैं 23 नंबर का, एट 6 and 7। देखिए एट 6 and 7 का मतलब होता है, देखिए मैंने आपको शायद याद हो, मैंने आपको एक इडियम कराया था एप्पल पाई ऑर्डर वाला, कि मतलब सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, उसका जस्ट अपोजिट होता है एट 6 and 7। देखिए क्या मतलब होता है इसका, इन डिसऑर्डर यानी अव्यवस्थित तरीके से, और एप्पल पाई ऑर्डर का मीन्स होता था बिल्कुल सब चीज़ व्यवस्थित तरीके से, है ना। तो देख लेते हैं, देखिए जैसे मानिए यहाँ पे भूकंप आया है, ठीक है, भूकंप आने के बाद देखिए सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है यहाँ पे,
देखिए पिक्चर को ध्यान से, बिखरा हुआ पड़ा हुआ है ना। ऐसा तो नहीं है भूकंप आया और सब कुछ एकदम सही हो गया, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, नहीं। सब कुछ क्या हो जाता है, डिसऑर्डर में हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है, अव्यवस्था फैली जाती है। या फिर देखिए जैसे मानिए कहीं चोरी हुई हो रात को, है ना, आप चोर आके क्या करेगा, इधर भी देखेगा उधर भी देखेगा, सब कुछ खंगालेगा। तो चोर क्या करता है, सब कुछ फैला जाता है, बिखेर जाता है। जो उसको काम का होता है वो चीज़ ले जाता है, बाकी बिखर जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि वो जो काम का है वो ले गया, उसके बाद भाई वो कपड़े तय कर करके आराम से रख रहा हो कि नहीं भाई मैं तो सब कुछ व्यवस्थित करके जाऊँगा। तो वही क्या होगा, एट 6 and 7 हो गया आपका, मतलब सब कुछ बिखरा हुआ। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक। देयर वॉज अ रॉबरी इन आवर नेबरहुड लास्ट नाइट एंड, देखिए वही एग्जाम्पल आ गया जो मैंने आपको पहले ही दिया था। क्या कि लास्ट नाइट भाई रॉबरी हुई, कहाँ पे हुई, कि हमारे पड़ोस में हुई। एंड व्हेन आई एंटर्ड द हाउस टू इंक्वायर एवरीथिंग वॉज एट 6 and 7, मतलब जब मैं इंक्वायरी करने के लिए अंदर गया और सब कुछ क्या था, बिल्कुल बिखरा हुआ था, व्यवस्थित था। ठीक, देख लेते हैं। कल रात हमारे पड़ोस में एक डकैती हुई, ठीक है, जब मैं पूछताछ करने के लिए गया, घर में दाखिल हुआ तो सब कुछ क्या था, अस्त व्यस्त था। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज्यूम्स एयर, यानी टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता का दिखावा करना। जैसे होते ना, मानो कुछ लोग होते कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ वो सोचते हैं हम ही हम बाकी सब कुछ नहीं, है ना, हम ही हम बाकी सब पानी कम। तो वही चीज़ क्या हो गई, एज्यूम एयर। एज्यूम में देखिए इसको आप देखिए, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मतलब अपने आप में हवा भरना, एयर यानी कि हवा। जब हमें बहुत कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहे हो, नीचे आ जाओ ज़मीन पे, है ना, कहते हैं ना, तो वही क्या हो गया आपका, एज्यूम एयर हो गया। ठीक है, हवा में उड़ना, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई दिखाना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने आप में ले आना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द रिच आर इन द हैबिट ऑफ एज्यूमिंग एयर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर पुअर रिलेशन, अमीरों को अपने खराब संबंधों के सामने शिष्टता का दिखावा करने की क्या होती है, आदत होती है। जैसे आपने मोस्टली देखा होगा कि भाई अंदर क्या है और बाहर क्या है, समझ में नहीं आता, बाहर कुछ और होता है और लेकिन अंदर की कुछ और ही कहानी चल रही होती है। जैसे ये देखिए, ये बैठे पिक्चर में देखिए भाई, ये मानिए इनके बॉस हैं, अब इनको क्या हो गया भाई, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपर प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम क्या हैं, कि बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, सुपर हैं। अब देखिए कैसे ये लोग बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पिक्चर से हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, तो इसलिए मैं पिक्चर ऐड करती हूँ ताकि आपको मतलब कुछ और ना ध्यान आए, पर पिक्चर जरूर ध्यान आ जाएगी ना, तब भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्गस आइड। देखिए आर्गस आइड जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मोस्टली पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में। इसका मीन्स होता है सावधान या चौकस। ठीक है, और क्या क्या मीन्स होता है इसका, सावधान या चौकस, हम केयरफुल, मतलब ऑब्जर्वेंट या केयरफुल। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे एक स्टोरी है, ग्रीक मैथोलॉजी की एक स्टोरी है। ये जो बैठे हुए हैं महाराज, है ना, बुढ़े से, ये क्या है, इनका नाम था आर्गस। ये जो गाय बंधी हुई है देखिए पीछे, तो क्या हुआ था कि एक बार, मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कि एक बार ये जो थे आर्गस, ये कहा जाता था कि इनकी एक नहीं हजारों आँखें हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा चौकस रहते थे, कई कई दिन सोए बिना रह सकते थे। तो ये जो गाय थी ये वाली, ये प्रेग्नेंट थी। अब गांव वालों को बहुत ज़्यादा चिंता होती थी इसकी कि भाई ऐसा ना हो कि इसको कुछ हो जाए, तो वो लोग इस गाय को ना इनके पास छोड़ गए थे कि भाई हम लोग सोए ना सोए, भाई हमें पता है कि तुम इसकी पूरी तरह से चौकसी करोगे और अच्छे से देखभाल करोगे, तुम 2-2 3-3 दिन ना भी सो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अपने पास रख लीजिए जब तक इसका क्या ना हो, डिलीवरी ना हो, इसके बच्चा ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो क्या है, उसी से ये आपका इडियम बन गया क्या, आर्गस आई। ठीक है, यानी सावधान या चौकस। ओके, देख लेते हैं एग्जाम्पल, देख लेते हैं। एज अ पॉलिटिशियन ही इज़ आर्गस आइड एंड नेवर ओवरलुक्स इवन अ स्मॉल मैटर, एक राजनेता के रूप में वह सावधान रहते हैं और कभी भी एक छोटी सी बात को भी नज़रअंदाज नहीं करते। ये होता है ना कि कभी भी जैसे राजनेता वगैरह होते हैं, क्या करते हैं, वो सावधान रहते हैं राजनेता और छोटी सी बात को भी नज़रअंदाज नहीं करते, पता नहीं कब कौन सी बात उन पर भारी पड़ जाए, यानी सावधान रहते हैं, चौकस रहते हैं हर चीज़ के लिए। ओके, नंबर 26 क्या है हमारा, एट अ स्टोन थ्रो। इसका मीन्स होता है वेरी क्लोज, यानी कि बहुत ही करीब। ठीक, अब देखिए एट अ स्टोन थ्रो, इसमें से ही आपका पूरा अर्थ समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। स्टोन यानी कि हो गया पत्थर, थ्रो यानी कि फेंकना। तो जब हम पत्थर एक दूसरे को फेंक सकते हैं इतना करीब, जैसे मानिए आपका या आपके फ्रेंड को कोई घर है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है,
आप इतना करीब है कि आप उसके घर में पत्थर मारेंगे तो वो सीधे घर में उसके जाएगा। अगर आपके फ्रेंड का घर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर होगा तो क्या आप पत्थर मारेंगे तो क्या उसके यहाँ पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। सिर्फ फ्रेंड भी नहीं, दुश्मन भी हुआ, है ना? तो आप अगर अपने घर से गोली चलाएंगे तो 2 किलोमीटर गोली चलाएंगे तो क्या वो लगेगी निशाने पे? नहीं। भाई सामने होगा, कोई बहुत करीब होगा तभी तो वो चीज़ लगेगी, है ना? तो वही इसका मीन्स है क्या? एट अ स्टोन थ्रो, यानी कि बहुत ही करीब, बहुत ही करीब का व्यक्ति। अब देखिए जैसे 2 फ्रेंड है, ठीक है? अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? पत्थर फेंक रहे हैं एक दूसरे के घर पे। ये इसका घर, ये इसका घर। अब कितना करीब है ये इनका घर, है ना? करीब है ना? तो वही क्या हो गया आपका? बहुत करीब। एट अ स्टोन थ्रो मतलब हम इतना करीब हो कि पत्थर फेंक सकें, ये समझिए, ठीक है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई फ्रेंड्स हाउस इज़ एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माइन। मेरे दोस्त का घर मेरे घर से क्या है? बहुत करीब है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दी, ठीक है? पास में ही घर है, वही एक दूसरे के क्या कर रहे हैं? पत्थर फेंक के मार रहे हैं। ओके, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।